अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम खान और मेरे साथ मौजूद हैं मुबशर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र, कराची में जैसे सारे हैं इस वक्त मैं वैसा ही हूँ। सर आप कराची गए हैं और आज जो है लाहौर में काफ़ी ज़्यादा सूरत हाल कराची जैसी हुई हुई है। तो आप अब कराची गए हैं, ज़रा उसके बारे में बताइए। आपने देखा है खुद जाके, क्या इस टाइम कंडीशन है कराची की? नहीं, मैंने देखा नहीं है, मैंने सुना है। मैं तो सीधा एयरपोर्ट से होटल आ गया था। और यानी मेरे पास काफी लोग आए हैं। कुछ सियासतदान भी आए, कुछ अखबार वाले भी आए, एक दो एंकर्स भी आए। तो उन्होंने जो मुझे हाल बताया वो तो बहुत ही बुरा हाल है। लेकिन असल में बात यह है कि जब कुदरती आफात आती हैं तो फिर आती हैं, और ऊपर से अगर तैयारी ना हो तो वो ज्यादा बुरी तरह आती हैं। तो दोनों चीजें यहाँ पे एक साथ हो गई हैं। एक तो तैयारी भी नहीं थी, कोई इतने साल से कराची पे एक आना भी नहीं खर्च हो रहा, और ऊपर से बारिश भी ज्यादा हो गई। तो वो क्या कहते हैं, सर मुंडाते ही ओले पड़ गए। तो बुरा हाल है। सर भारतीय आर्मी चीफ और एयर चीफ ने लद्दाख का दौरा किया है और उन्होंने बयान भी दिया कि अगर चीन और भारत की कशीदगी का पाकिस्तान ने फ़ायदा उठाया तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। और हम देख रहे हैं कि भारत की तरफ से बहुत ज़्यादा बयानात आ रहे हैं, एक के बाद एक। कोई जर्नल जो है बयान दे रहे होते हैं, लेकिन चीन की तरफ से मुकम्मल खामोशी है। तो ये बहुत ख़तरनाक खामोशी साबित हो रही है। इंडिया जो है ना, नवंबर 10 को एक कॉन्फ्रेंस भी कर रहा है इंडिया में। उसमें 8-9 सरबराहान मुमलिकत को बुला रहे हैं। अब उनके फॉरेन ऑफिस ने पाकिस्तान को भी इनवाइट किया। और अब वो हर एक रिपोर्टर को फोन कर करके उधर से ये पूछ रहे हैं कि जी हमने तो पाकिस्तान को कल इनवाइट कर दिया, वो जवाब क्यों नहीं दे रहे। एक तरफ वो धमकियां देते हैं, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जी आके मुज़ाकरात करो। पहले तो इंडिया को समझ लेना चाहिए कि वो करना क्या चाहता है। जंग के लिए तो हम तैयार हैं। और हम का मतलब, मैं अफवाज पाकिस्तान की सिर्फ बात नहीं कर रहा, मैं पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से बात कर रहा हूँ। ये कि वो जब चाहे अपना ये शौक पूरा करके देख लें, और फायदा तो हम उठाएंगे, इंशाल्लाह बिल्कुल उठाएंगे। आप पेन रावत को मेरा भी मैसेज दे दें, हम क्यों ना उठाएं। अगले साल इस टाइम पे सियाचिन भी हमारा और कारगिल भी हमारा है इंशाल्लाह। और एक साल के बाद कश्मीर भी पूरे का पूरा आजाद। तो फिक्र ना करें, पेन रावत को कहें कि वो एक जगह पे निबट ले। अभी तो उनको पता नहीं हमारे वीलॉग्स देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। कल हमने इत्तला दी थी कि चाइना जो है मजीद महाजों पे उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू कर दी है, 5G बनाना शुरू कर दिया है, हेलीपैड्स बना लिए हैं, ट्रुप्स को बीफ अप कर रहा है। तो वो जरा जाए और अपनी चिकन नेक बचाने की कोशिश करे, क्योंकि वो मुर्गे की गर्दन जो है ना वो फंस गई है वहां पे। ऊपर से नेपाल और भूटान भी उनको आंखें दिखा रहे हैं। तो वहां से वो लॉजिस्टिक सपोर्ट जाने नहीं देंगे इंडियन ट्रुप्स के लिए। तो इंडिया अपनी फिक्र कर ले तो बड़ी मेहरबानी है उसकी, दूसरों की फिक्र छोड़ ही दे तो अच्छा है। सर दूसरी तरफ यूएन ने जो है चीन को तंबीह की है कि हांगकांग में शहरियों की बुनियादी हकूक जो है उनको पामाल किया जा रहा है, उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दी जा रही। जबकि हमने देखा है कि अमेरिका में चीन सफारतकारों को ऊपर भी पाबंदी लगाई गई है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? ऑब्वियसली हमें पता है यूनाइटेड नेशंस किसकी जुबान बोल रहा है और वो क्यों बोल रहा है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस को तो अभी तक तौफीक नहीं हुई कि कश्मीर के ऊपर कुछ कर ले। उसकी अपनी रेजोल्यूशंस मौजूद हैं। तो जरा आज दे ना, मोदी को धमकी दे ना कि तुम कश्मीरियों को आके खुद रादियत दे दो। वहां पे इंसानी हकूक पामाल नहीं हो रहे। 1,20,000 लोग शहीद नहीं हो गए। वहां 18,000 बच्चों की इसमत दरी नहीं हुई। वहां 9,000 बच्चों की आंखों में पैलेट गन्स नहीं लगी हैं। वो नहीं नजर आ रहा यूनाइटेड नेशंस को। वहां उनकी आंखों में कुकरे पड़े हुए हैं। उनको समझ लेना चाहिए कि ऐसे खाली बातों से कुछ नहीं होता। तो और चाइना को फर्क नहीं पड़ता, उसने जो करना है कर लेगा। और हांगकांग में कौन सी आवाज है जो दबी हुई है, मैं भी सुनना चाहूंगा। ऐसा कौन सा मौकफ वहां से आ रहा है कि जो कि दबाया जा रहा है। कौन सा एक जर्नलिस्ट है वहां पे जो उठाया गया है। इंडिया में आपको कई दिखा देता हूं जिनके दफातर जला दिए गए हैं, जिनके चैनल्स बंद करवा दिए गए हैं। तो वो नहीं नजर आ रहा यूनाइटेड नेशंस को। सर नेटो ने जो है तुर्की और यूनान के दरमियान बातचीत के एक मुआहदे का ऐलान किया जिसको यूनान ने मुस्तरद कर दिया। तो नेटो जो एक तरफ तो असला दे रहा है यूनान को और दूसरी तरफ जो है मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है। अब देखें ना जी, ये डबल गेम तो हमेशा से करते रही है ना वेस्टर्न ताकतें। देखें, जब आप ताकतवर होते हैं और लोग आपसे पैसे की भीख मांग रहे होते हैं हर वक्त, तो आप फिर उस लेवल पे आ जाते हैं कि आप डबल रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन यह है कि यूनान का रिफ्यूज करना बड़ी हैरानी की बात है। उसकी वजह यह है कि यूनान में तो बहुत ज्यादा मुआशी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं।
और ग्रीस बाकायदा बैंकरप्सी के करीब है। दो इकोनॉमीज यूरोप की जो बहुत ही बुरे हालों में है, सबसे ज्यादा उफ्तादा तरीन इकोनॉमी तो ग्रीस की है, यूनान की, और दूसरी स्पेन की है। और ये दोनों जो है, अगर ये रिफ्यूज कर रहे हैं इनमें से कोई भी नेटो को, उसकी मीडिएशन को, और वो जंग के लिए तैयार हैं, तो इसका मतलब है कि वो जेन्युइन समझते हैं कि ये उनका हक है और ये उनकी लड़ाई है, और मीडिएशन का मतलब है कि कुछ दो और कुछ लो, वो कुछ नहीं देना चाह रहे। तो या आप इसका मतलब है कि ये समुद्री पानी जो है, जहाँ पे ग्रीस और टर्की आमने सामने आ गए हैं अब, तो ये एक पोटेंशली एस्केलेट करने वाली सूरत हाल है और ये मजीद बिगड़ेगी अभी। सर, भारतीय आर्मी चीफ और एयर चीफ ने लद्दाख का दौरा किया और उसके बाद उन्होंने बयान दिया है कि सूरत हाल बहुत कशीदा है और अलर्ट पर रहने का हुक्म दे दिया। तो आपको लगता है कि कुछ आजकल में होने वाला है? जब भारतीय आर्मी चीफ और एयर चीफ को चाहिए था कि वो मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब ऑफिशियल चैनल देख लेते पहले, तो ये तो हम कई दिन से उनको बता रहे हैं कि सूरत हाल कशीदा है। वो हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, नवीद शेख और राव वैस और अफीफा, वो तो कितने ज्यादा इनके ऊपर चीजें लिख चुके हैं, तीनों के तीनों इस चैनल के ऊपर आपको मिलेंगी। नहीं, ये अब बहुत ज्यादा बढ़ेगी और अगले महीने, अक्टूबर के महीने में मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लमेटिक मंथ होगा, क्योंकि जो भी होना होगा नवंबर में अमेरिकन इलेक्शन से पहले होगा। और यानी ये ट्रंप इनको पुश कर रहा है इंडिया को, और ये सर्दी में मार पड़वाएगा इनको, और कुछ नहीं। एक तो मार पड़ेगी, ऊपर से सर्दी की मार होगी, तो वो सर्दी की चोट जल्दी जाती भी नहीं। सर, इंडियन दिफाई तज्जियाकार जो है वो कह रहे हैं कि भारत को सर्दियों से पहले पाकिस्तान और चीन दोनों पर हमला कर देना चाहिए, वरना उसके बाद उसके पास कोई रास्ता नहीं रहेगा। पाकिस्तान और चीन दोनों पे एक साथ हमला करता है तो वैसे ही उसके पास कोई रास्ता नहीं रहेगा, आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह। मैं बिल्कुल आपको सही बात बता रहा हूँ, क्योंकि हम भी बड़ी तैयारी में है और चाइना भी तैयारी में है। लेकिन सर्दी से पहले बात यह है कि ये थोड़ी है कि आप करेंगे 5 दिन में आप चाइना फतह कर लेंगे या चाइना से इलाके ले लेंगे और खत्म हो जाएगी जंग। वो तो अब जब शुरू करेंगे तो फिर खत्म करने वाला जंग जो है वो तो कोई और होगा ना, वो इंडिया तो नहीं खत्म करेगा। तो ये इनकी गलत फहमी है, और ये इनके दिफाई तजियाकार और इनके टेलीविजन एंकर्स और हिंदुस्तान का जो मीडिया है ना, वो बार बार अपनी फौज को कुट पड़वाता है, और इस बार भी होगी। उनको लगता ही है कि एवैक्स उनको मिल रहे हैं, राफेल उनके पास हैं, तो वो पता नहीं अनडिटेक्टेड क्या कर लेंगे, चाइना फतह कर लेंगे, बीजिंग पे झंडे लगा लेंगे, क्या कर लेंगे। लेकिन ये 5 जहाज जो हैं, ये उनके हवा में ही सिटिंग डक्स बन जाएंगे। उनको अभी ये नहीं पता कि चाइना की टेक्नोलॉजी किस हद तक एडवांस हो गई है, और पाकिस्तान पे आने का सोचे भी ना, क्योंकि उसकी वजह कि चाइना और पाकिस्तान एक साथ मिलकर जब मारेंगे तो फिर इंडिया को इतनी मार पड़ेगी, जैसे अमीर गरीब की रकम मारता है ना, बिल्कुल उसी तरह मारना है ना। सर, बहरीन ने जो है इसराइल को अपनी एयर स्पेस देने का एक्सेप्ट कर लिया है, तो अगर बहरीन की एयर स्पेस यूज़ होती है तो फिर कतर की एयर स्पेस यूज़ होना लाजमी है, लेकिन कतर की तरफ से अभी तक कोई बयान इस तरह का आया नहीं है। आपको लगता है कि अब नेक्स्ट हम कतर तो दोनों साइडों पे प्ले कर रहा है, और कतर तो बल्कि चारों साइड्स पे प्ले करता है और हमेशा से कर रहा है। वो तो एक तरफ अमेरिका का साथी है, दूसरी तरफ दहशत गर्दों का भी स्पोक्स पर्सन है, अल जजीरा जो है, आपने देखा है। तो कतर का तो बड़ा डीवियस रोल है, वो तो बगैर इजाजत दिए उनको वैसे ही जाने देगा उसको, क्योंकि पैसा तो चाहिए नहीं, कतर के पास पैसा तो बहुत है। तो एयर स्पेस देने का मतलब है कि वो मुल्क अर्न करता है उनके एयर ट्रैफिक की वजह से, उनकी सिविल एविएशन जो है बहुत पैसे कमाती है। तो कतर को तो वो इश्यूज नहीं है, तो वो तो अनअनाउंस भी जाने देंगे, और वो अनाउंस भी कर देंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। उनसे मुझे कोई प्रिंसिपल स्टैंड की कभी भी उम्मीद नहीं रही, तो अब क्यों होगी। सर, आसिम सलीम बाजवा ने वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए इत्तलात के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है, जिसको मुस्तरद कर दिया वज़ीर आज़म ने। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह से मुस्तरद करना ठीक था? क्योंकि नहीं, मेरा नहीं ख्याल, जी पहले लगा था, और मैं कल यहाँ पे कुछ अपने दोस्तों के साथ जब रात को बैठा हुआ था तो मैंने उनको कहा था कि इस्तीफा आएगा और फिर ये मुस्तरद भी होगा, ये मैंने प्रिडिक्ट किया था, इसके कई गवाह हैं। तो अब लेकिन मुझे ये लगता है कि आसिम बाजवा साहब जो है, उनके लिए जब इस्तीफा मुस्तरद हुआ तो हर आने वाला दिन जो है वो बड़ा कठिन होगा। और दूसरा ये है कि उनको शायद अपने दीगर ओहदों पे भी नजरसानी करनी पड़े। जो मुझे पता चला है वो ये है कि एक उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है सी पैक पे वो इतनी इफेक्टिव है कि चाइना वगैरह सारे उनके हक में हैं, और ये अच्छी बात है।
इसका मतलब है कि वो डिलीवर कर रहे हैं वहाँ पे। लेकिन ये है कि ये अब हर आने वाले दिन के साथ इस पे हर फोरम पे जो है सवाल भी उठेंगे, और देखें कि इसका प्रेशर इस तरह से होता है कि ये खबर किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो चली नहीं थी बाजवा साहब की, लेकिन इसकी तरदीद सारी जगहों पे चल रही थी। तो आप ये देख लें कि प्रेशर पड़ा है तो तरदीदें आना शुरू हुई हैं ना। तो अब मनी ट्रेल मांगेंगे लोग, अब मुख्तलिफ सवाल करेंगे, ये करेंगे। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि बाजवा साहब के लिए जो है ना उनको प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। कुछ आई लोग ये विश भी कह रहे हैं कि ये मैच फिक्स था, या फिर एज चेयरमैन सीपैक उन्होंने क्यों नहीं इस्तीफा दिया? मेरा नहीं ख्याल कि मैं इस तरह की बात करूंगा। मैं इस पे कायल हूं कि इसके अंदर रॉ वगैरह की इन्वॉल्वमेंट है इन सारी बातों के अंदर। लेकिन यह है कि लेट्स वेट एंड जब मजीद चीज़ें सामने आती हैं तो अगर ऐसी कोई बात होती तो वज़ीर आज़म उनका इस्तीफ़ा मुस्तरद क्यों करते या मानने से क्यों इनकार कर देते। सो लेट्स नॉट से दैट। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको प्रोग्राम पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।